बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर का मकसद है कि हम अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में गुड मार्क्स ले सकें, इसके साथ साथ उस एग्ज़ाम में पूछे गए MCQs को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें और साथ ही अपनी इंग्लिश ग्रामर्स के स्किल को इन्हेंस कर सकें। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम सीखेंगे एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, इसके साथ हम समझेंगे एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को विद एग्जांपल्स, और आखिर में हम समझेंगे जेरेंड, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स की, तो एडवर्ब्स हमारे पास क्या चीज़ हैं, इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा गया है कि अली इज रनिंग फास्ट। तो अगर आप देखें कि ये जो फास्ट जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ड हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो फास्ट का मतलब होता है तेज, तो तेज जो इंफॉर्मेशन है वो रनिंग के बारे में है। तो रनिंग जो वर्ड है ये बेसिकली वर्ब है, और ये जो वर्ड हुआ वो एडवर्ब हुआ, क्योंकि इसने वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्म किया कि वर्ब यानी एक्शन कैसे हो रहा है। इसके साथ अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो इसमें है कि शी सिंग्स नाइसली। अब आप जो देखें, अगर इसको समझें तो नाइसली जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो वो इस सिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी गाने के बारे में दे रहा है इंफॉर्मेशन। तो नाइसली हमारे पास एडवर्ब हुआ, क्योंकि इसने वर्ब के बारे में हमें इन्फॉर्म किया। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में हमें इन्फॉर्म करे वो एडवर्ब कहलाता है। साथ ही अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें इसमें, तो यहां लिखा है कि ही वॉज अ काइंड मैन। तो ये जो काइंड है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो ये जो अगला वर्ड मैन लिखा है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आदमी काइंड है। तो मैन बेसिकली वर्ब नहीं है, मैन नाउन है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि आई हैव अ ब्लैक कार। अब यहां देखें, ये जो कार है ये ब्लैक है, तो ब्लैक जो वर्ड है वो हमें कार के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। तो कार बेसिकली नाउन है, तो नाउन के बारे में जो चीज़ हमें इन्फॉर्म करेगी वो कहलाएगा एडजेक्टिव। तो एडवर्ब की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ही ये है कि अ वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। ये वर्ब के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है या मॉडिफाई करता है वर्ब को। इसके साथ एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये हम नाउन्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। मजीद हम आगे समझते हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसमें कंसंट्रेशन नहीं देंगे इसको देखते हुए तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझने के लिए आप फुली कंसंट्रेशन से वीडियो को देखें, तो एट द एंड इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम समझें कि एडवर्ब फ्रेजेस और एडजेक्टिव फ्रेजेस में क्या फ़र्क है, तो इसमें सबसे पहले हम एडवर्ब फ्रेजेस को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इस एग्जांपल को देखें जिसको अभी हमने समझा था कि अली इज़ रनिंग फास्ट में, अभी हमने ये कहा था कि ये जो फास्ट है ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब रनिंग के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा है। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अली इज रनिंग विद अ ग्रेट स्पीड। तो ये जो विद अ ग्रेट स्पीड है ये भी रनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक से ज्यादा वर्ड हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्म कर रहा हो तो वो एडवर्ब नहीं कहलाता, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। तो एडवर्ब फ्रेज हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टूडेंट, इसमें अगर हम फ्रेज की डेफिनेशन समझें तो वो फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी इसको अलग से हम अगर समझें तो इसका कोई मायने नहीं निकलता, डिटेल बात नहीं होती, डिटेल समझ नहीं आती इसमें। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो जैसा कि यहां लिखा है कि ही इज कमिंग नाउ। अब नाउ एक सिंगल वर्ड है, तो ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्ब के बारे में, कमिंग आने के बारे में, यानी वो अभी आ रहा है। तो आने के बारे में हमें अगर एक सिंगल वर्ड इंफॉर्म करेगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन यहां अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, जैसा कि ही इज कमिंग एट दिस मोमेंट, तो एट दिस मोमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन दोनों का मतलब आल दो एक ही है, इन दोनों एट दिस मोमेंट का मतलब भी अभी है और नाउ का मतलब भी उर्दू में अभी है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एट दिस मोमेंट। इसका मतलब जो है यहाँ ये एक्ट कर रहा है एज ए एडवर्ब फ्रेज। इसके साथ अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज को समझें तो इसमें आप देखें कि जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि ही वॉज अ काइंड मैन, तो ये जो काइंड था ये नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा था, तो ये एडजेक्टिव है।
लेकिन अगर हम इसी काइंड को लिखना चाहें इस तरह से कि ही वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर, तो यहाँ देखें कि ये जो विद अ काइंडली नेचर ये भी नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा है। विद अ काइंडली नेचर कौन है? मैन है। तो नाउन के बारे में अगर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड इन्फॉर्म करेंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। यानी ये चीज़ आपने पल्ले बांध लेनी है कि अगर वर्ब के बारे में हमें इन्फॉर्म किया जाएगा तो वो एडवर्ब होगा, और अगर नाउन के बारे में हमें कोई बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक टू सी स्माइलिंग फेस। अब यहाँ एक वर्ड है स्माइलिंग, और ये स्माइलिंग मीन मुस्कुराना, और फेस यानी ये नाउन है। फेस क्या है? नाउन। यानी इसमें अब यहाँ देखें कि एक सिंगल वर्ड है जो नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई लाइक टू सी अ फेस हैविंग स्माइल ऑन इट। तो हैविंग स्माइल ऑन इट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये भी फेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। एंड इन्फिनेटिव्स, तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जेरेंड क्या है। तो स्टूडेंट, जेरेंड हमारे पास एक वर्ब है हैविंग आईएनजी, यानी जिसे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। वर्ब के साथ जब आईएनजी आ जाए तो उसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जब वो एक्ट एज ए नाउन करे तो उसको हम जेरेंड कहेंगे। कैसे? इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, तो इसमें ये जो वर्ड हमारे पास प्लेइंग है, ये वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है। तो दूसरी इसमें प्रॉपर्टी ये है कि आईएनजी तो आ रहा है लेकिन साथ ही साथ ये नाउन भी एक्ट करे। तो यहाँ ये सेंटेंस में प्लेइंग नाउन एक्ट कर रहा है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो आप समझ आएगी कि बेसिकली ये लिखा है कि फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ ये जो फुटबॉल खेलना है ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। क्यों नाउन के तौर पर काम कर रहा है? क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है जो प्ले कर रहा है। जैसा कि अगर आप इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ एक सब्जेक्ट है आई जो कि प्लेइंग, यानी वो आई प्लेइंग कर रहा है, आई प्ले कर रहा है। तो ये जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ ये जेरेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा प्लेइंग, लेकिन यहाँ ये नाउन के तौर पर, जैसे क्रिकेट खेलना, तो यहाँ ये है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कोई बंदा है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब ये हमारे पास वर्ब होगा। लेकिन यहाँ कोई बंदा नहीं है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जस्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है, तो दैट मीन ये जो प्लेइंग फुटबॉल है वो जेरेंड है। मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि लिखा है कि ही डज नॉट लाइक टीचिंग। अब यहाँ देखें कि टीचिंग, ही डज नॉट लाइक, लाइक आपके पास मेन वर्ब है, वो पसंद नहीं करता। क्या नहीं पसंद करता? टीचिंग, पढ़ाना। तो पढ़ाना यहाँ नाउन के तौर पर आ रहा है, पढ़ाना, इस वजह से ये जेरेंड है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा है कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज। अब लाइक वर्ब है, वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखना। तो मूवी देखना, अब यहाँ देखें एक चीज इन सब में कॉमन है, फुटबॉल खेलना, पढ़ाना, देखना, ये यानी देखना, उठना, बैठना, ये एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। साथ में इनके लिखा है मूवीज। तो इस वजह से ये क्या है? नाउन एक्ट कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो आपके पास यहाँ लाइक है, तो इस वजह से ये जेरेंड कहलाएगा। इसको हम बेसिकली, हमारे पास जेरेंड और पार्टिसिपल्स में डिफरेंस करना हमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके बाद अगर आप एक और एग्जांपल देखें, यहाँ देखें कि रनिंग डियर वाज शूटेड। अब ये जो रनिंग है, यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, लेकिन ये जेरेंड नहीं है। क्यों ये जेरेंड नहीं है? इसको समझते हैं। इसको समझिए इस तरह से कि यहाँ ये जो रनिंग है ये एक नाउन के साथ आ रहा है और ये नाउन की प्रॉपर्टी है। तो अगर एक वर्ब के साथ आईएनजी हो, ये बात बड़ी आपने गौर से सुननी है, वर्ब के साथ आईएनजी है लेकिन वो अगले ही साथ नाउन जो लिखा है उसके साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है या उसकी प्रॉपर्टी है, तो फिर ये जेरेंड नहीं होगा, फिर ये पार्टिसिपल होगा। देखें कि डियर जो है वो नाउन है और उसकी एक प्रॉपर्टी है भागना, तो इस वजह से ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में भी यही है कि वर्ब के साथ आईएनजी आता है लेकिन वो नाउन नहीं, वो नाउन नहीं, एडजेक्टिव एक्ट करता है। यहाँ भी देखें, यहाँ देखिए, अब हम इसको इससे डिस्टिंग्विश करते हैं कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज। तो अब ये जो वॉचिंग है ये देखना है, लेकिन ये मूवीज की प्रॉपर्टी नहीं है। देखना मूवी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन भागना डियर की प्रॉपर्टी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे यहाँ है कि प्लेइंग फुटबॉल, तो खेलना फुटबॉल की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये फुटबॉल की प्रॉपर्टी होती तो हम यहाँ ये लिख देते कि ये भी
पार्टिसिपल है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। जेरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस ही ये है कि दोनों दिखने में सेम है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, लेकिन जो जेरेंड है वो एक्ट करता है नाउन, जबकि पार्टिसिपल एक्ट करता है एडजेक्टिव। ये इसमें फर्क है। हम मजीद डीपली समझते हैं पार्टिसिपल को अपनी अगली स्लाइड में। देखें स्टूडेंट, मजीद यहां हमने ये लिखा है कि अ वर्ब हैविंग आईएनजी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को फिलहाल आप रहने दें। यहां देखें कि वर्ब के साथ आईएनजी अगर आ रहा है तो वो पार्टिसिपल होगा। यहां देखें रनिंग डियर वाज शूटेड। अब ये वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, लेकिन ये डियर की प्रॉपर्टी है रनिंग, इस वजह से ये पार्टिसिपल कहलाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, रोलिंग स्टोन। अब स्टोन की प्रॉपर्टी है रोलिंग होना, यानी जो पिछला वर्ड है वो अगले की अगर प्रॉपर्टी है तो वो एडजेक्टिव एक्ट करेगा। मे बी डेंजरस। अब ये जो रोलिंग है वो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा, जेरेंड नहीं कहलाएगा। दिखने में दोनों सेम है। इसके साथ नेक्स्ट देखें कि ही प्लेड अ लूजिंग गेम, हारी हुई गेम, उसने खेली हारी हुई गेम। अब गेम जो है वो कैसी है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो लूजिंग है, हारी हुई है। तो ये जो है बेसिकली ये इस गेम के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ ये गेम जो है वो एज ए नाउन के तौर पर है और ये एडजेक्टिव बन रहा है, यानी इसकी प्रॉपर्टी। आसान लफ्जों में आप प्रॉपर्टी की हद तक रहें कि अगर नाउन लिखा है और उसकी प्रॉपर्टी बयान की जा रही है तो वो जेरेंड नहीं पार्टिसिपल कहलाएगा। इसके साथ अब यहां देखें ये भी नाउन है, लेकिन नाउन के साथ एक वर्ड लिखा है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर नाउन के साथ आ जाए और उसकी प्रॉपर्टी बने, जैसे ब्रोकन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला की ये खूबी है या खामी है, प्रॉपर्टी है कि वो टूटी हुई है, तो इस वजह से ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव एक्ट करता है। तो अम्ब्रेला कैसी है? टूटी हुई है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहां मैंने ये जो लिखा था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकती है और वर्ब के साथ आईएनजी भी हो सकता है। दोनों केस में आप इसको पार्टिसिपल ही कहेंगे, लेकिन फर्क इतना है कि ये वाले जो हमारे पास पार्टिसिपल हैं वो प्रेजेंट हैं, जबकि ये पार्टिसिपल जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। एक और एग्जांपल देखें कि ही एग्रीड टू वेट फॉर बेस्ट टाइम। उसने हामी भरी कि वो अच्छे वक्त का इंतजार करेगा। तो यहां देखें कि एग्रीड किया किसने? इस बंदे ने। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, एग्रीड करना इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो ही है। तो दैट मीन कि ये जो है वो पार्टिसिपल है। और वैसे भी ये क्लियर ही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए और वो एडजेक्टिव एक्ट करे तो वो पार्टिसिपल ही होती है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में मसला नहीं है। मसला मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को यहाँ ये जो वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए इसमें और वो जेरेंड में फ़र्क नहीं कर पाते। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और को जेरेंड में फ़र्क नहीं कर पाते, लेकिन ऊपर वाली जो तीन हमारे पास सेंटेंसेज हैं वो प्रेजेंट है और नेक्स्ट हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है। इसमें इन्फिनिटिव्स हैं और इन्फिनिटिव्स क्या हैं ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटिव्स ये हैं कि अ वर्ब ऑफन प्रिसीडेड बाय टू, यानी एक ऐसी वर्ब जिसके साथ टू लगा हो। ये वैसे डिटेल कॉन्सेप्ट है, आगे इन्फिनिटिव्स की टाइप्स भी हैं, लेकिन क्लास 9th में इस तरह से कुछ नहीं है तो हम इसको नहीं छेड़ते फिलहाल। तो यहाँ ये देखें कि वर्ब के साथ अगर टू लगा है तो वो हमारे पास इन्फिनिटिव्स होगा। जैसे ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर, उसने इनकार किया ऑर्डर मानने से। तो टू ओबे यानी वर्ब है, वर्ब के साथ टू लगा है तो ये इन्फिनिटिव्स होगा। स्टूडेंट आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया, एग्जाम में अंडरलाइन किए हुए आएंगे, जस्ट आपने बताना होगा कि ये क्या है। नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल कि ही लाइक्स टू डांस इन अ रे। अब यहाँ देखें टू डांस लिखा है तो आंखें बंद करके इसको इन्फिनिटिव्स कहना है। वर्ब के साथ क्या आ जाए? टू आ जाए तो उसको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं कि आपकी जो एक्सरसाइज जो आपकी इस इंग्लिश बुक के अंदर पेजेस हैं ये यहाँ मैंने लिखे हैं, पेज नंबर 37, 67, 94, 162 एंड 167 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो अभी आप लोगों ने इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। यही एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साथ जो है अपने गेस जो मीनवाइल हम गेस पेपर को भी अपलोड करेंगे और
ساتھ میں اس کے جو پارٹ 2 اور پارٹ 3 کو بھی اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ میکسیمم MCQs کو کور کریں. اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ ابھی ہماری کافی ساری چیزیں رہتی ہیں جس کو ہم نے پریپیئر کرنا ہے اور تبھی ہم MCQs کو اچھے سے کر پائیں گے. یہ صرف پارٹ 1 تھا, ابھی پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ کل یا پرسوں اپلوڈ ہو جائے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.